जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 56 का पार्ट नंबर 4। और मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो देखिए, एग्ज़ाम टी क्वेश्चन है सर जी ये भी, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड का एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा सर, ये जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 8, ये फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो भी हम आपको बताएंगे, और एक क्वेश्चन नंबर 13 जो अगले पार्ट में होगा। ये तीनों सर जी डायरेक्ट मेथड में एग्जामटिक लेवल का क्वेश्चन है, जो कि एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों सर, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ सर जी डायरेक्टली लिखा हुआ है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा और किस वजह से जाएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट आपको बताएगा, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर करिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर गामा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2011 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस गिवन इन्फॉर्मेशन से आपको क्या करना होगा, आपको तैयार करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 1, सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड 135 करोड़, आउट ऑफ विच 60% वहाँ क्या सेल्स। अब देखिए यहाँ से ये डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए इसका मतलब 60% कैश सेल्स है, ठीक है। तो मतलब क्या सर, मतलब कि ये हिंट है कि 40% का क्रेडिट सेल किए होंगे। यस सर, और अगर हम क्रेडिट सेल किए होंगे तो ये जो 40% हमने क्रेडिट सेल किया उसका कैश कलेक्शन डेटर से कुछ ना कुछ तो आया होगा सर, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना है सर, क्रेडिट सेल आपको जानना पड़ेगा। तो क्रेडिट सेल जानने के लिए हमें क्या करना होगा सर, कि हमें डेटर से कितना पैसा मिला ये 40% के लिए, ठीक है। देखिए ये 135 करोड़ का 40% क्रेडिट सेल किए हैं, ये तो हिंट पता चल गया। अब डेटर से कितना पैसा मिला ये आपको कब पता चलेगा। इस चीज़ को आपको पता करने के लिए आपको बनाना होगा हमारे साथ डेटर्स अकाउंट, और हम बनाएंगे भी, आपको समझाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए आगे, परचेज फॉर द नेक्स्ट देखते हैं। परचेज फॉर द ईयर एंडेड ईयर अमाउंटेड ₹55 करोड़, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेज वॉज 80%। अब देखिए क्रेडिट परचेज कितना है सर जी, 80% है, ठीक है। क्रेडिट परचेज जो है वो 80% है परचेज में। ओके 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 ओके। और सर जी जो बचा हुआ रिमेनिंग 20% है वो क्या है, वो ये जो 20% है ये आपको हिंट है कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ सर जी, ये तो नीचे का है यार, ये तो नीचे का है। एक देखिए, परचेज़ किया है आपने 55 करोड़ का, जिसमें से क्रेडिट परचेज़ हुआ है 80%। तो ये जो 80% क्रेडिट परचेज़ लिख दिया, इसका मतलब ये हिंट है कि आपने सर जी कुछ ना कुछ पेमेंट भी पे किया होगा, कैश आपके पास से गया भी होगा सप्लायर्स या क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो वो जानने के लिए सर जी आपको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। और ध्यान रहे 20% जो है वो चीज़ पैसा आपको आया है कैसे, परचेज़ जो आपने किया है, ठीक है। मतलब आपके पास से पैसा गया है कैश के रूप में 20% डायरेक्टली, ठीक है। रिमेनिंग 100 - 80 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। ओके सर, फिर देखिए पॉइंट नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 18 करोड़, सैलरी पेड अमाउंट रुपीज़। देखिए अब ये है सर जी एक एक्सपेंस 18 करोड़ का, सैलरी पेड 22 करोड़ का। ये दोनों किससे रिलेटेड है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, बिजनेस से रिलेटेड है। तो बिज़नेस के डे टू डे वर्क से रिलेटेड है, तो इसी वजह से सर ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। काम ही खत्म, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पॉइंट नंबर 4, स्टार लगा है मतलब कुछ बात है। द कंपनी रिडीम डिवेंचर ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। कंपनी ने सोचा कि डिवेंचर को होल्डर्स कंपनी ने सोचा कि डिवेंचर होल्डर्स को रिडीम कर देते हैं 20 करोड़ का डिवेंचर होल्डर्स को एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। दैट इज़ 22 करोड़। कैसे सर, 20 करोड़ का तो है ही, और प्लस 10% ऐड करने बोला, तो दैट मीन्स 2 करोड़ और ऐड हो गया होगा। तो 22 करोड़ पे करके सोचा कंपनी की डिवेंचर होल्डर को रिडीम कर देते हैं, ठीक है। ओके। अब कंपनी ने सोचा तो सर जी आगे कुछ ना कुछ तो कांड किया ही होगा ज़िंदगी में। तो देखिए, डिवेंचर होल्डर्स वर इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 करोड़। ये कह रहा है कि सर जी डिवेंचर होल्डर्स को
इशू कर दिया गया इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 15 करोड़ के लिए, ठीक है, 15 करोड़ टुवार्ड्स रिडीम्शन के लिए, ठीक है, एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश। अब देखिए वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कैश में पेड किया है, तो मतलब सर टोटल रिडीम्शन अमाउंट कितना था, 20% प्लस 20 करोड़ प्लस 10% हो गया 2 करोड़, ठीक, तो 22 करोड़ टोटल था। 22 करोड़ में से ये जो 15 करोड़ है ये तो सर जी इक्विटी शेयर इशू किए, मतलब फिलहाल जब डायरेक्ट मेथड में बना रहे हैं तो ये एक तरह से क्या है, ये है सर जी आपका, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, तो नॉन कैश आइटम है तो फिलहाल तो ये कुछ नहीं जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड होता तो फाइनेंसिंग में जाता, ठीक है, तो वो बात की बातें हैं, बट फिलहाल आप अभी समझिए कि क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड का बात चल रहा है और ये नॉन कैश आइटम है तो 15 करोड़ तो जाएगा नहीं। ये कह रहा है रिमेनिंग आइटम जो है वो हमने कैश में पेड किया, तो क्योंकि आपने कैश में पेड किया तो 22 माइनस मेरा ज़िंदगी में आजकल होता है सर जी 7, तो ये जो 7 करोड़ है इसी का सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन शो होगा, ठीक है सर, ओके। चलिए इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप जब पढ़ेंगे तो सर जी पहले तो आपको लगेगा कि यार ये एक साथ है, बट ये एक्चुअली में एक साथ नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹1.5 करोड़, मतलब ये कह रहा है कि रिमेनिंग डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे किए हैं, ठीक है, अलग से इसको ये पहले वाले प्रोसेस से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, कि प्रीमियम पर रिडीम किया है या ये किया वो किया, उस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, तो इस चीज़ को भी सर जी इग्नोर मत करिएगा और एक में गलती से भी मत समझिएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ओके सर। तो इसका भी ट्रीटमेंट देखेंगे हम आगे। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम रहता है डायरेक्ट मेथड में, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यार आपको पता ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है तो सर सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम ही जाएगा, बस बात ही खत्म। तो चलिए डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹11.7 करोड़ इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड पेड कर रहे हैं तो सर जी डिविडेंड पेड, जैसे ही बात आ गई यार डिविडेंड पेड मतलब ये सीधे चल जाएगा कहाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। डिविडेंड पे किया होगा आपने ज़रूर, आपने बाहर से डिवेंचर पर तो डिविडेंड देते हैं ना यार, चांस उतर रहा है नींद में थोड़ा। देखिए क्योंकि ये सर किससे रिलेटेड है, देखिए अभी थोड़ा आपको याद दिया है बट हम इतना सर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है, सुनिए सर डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड पेड कर रहे हैं मतलब ये आपने जैसे होता है ना, शायद यार ये डिवेंचर पर लेते हैं, डिवेंचर इशू किए थे तो डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं शायद, डिविडेंड अभी ध्यान नहीं आ रहा यार एकदम, पता नहीं कैसे गायब हो गया माइंड से, कोई बात नहीं। तो देखिए ये कह रहा है सर कि जो डिविडेंड है वो आपने पेड किया है, मतलब डिविडेंड रिलेटेड किससे होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होगा, ठीक है, जो आप पैसा लाए होंगे, ठीक है, जैसे डिवेंचर, मान लो अगर डिवेंचर पर डिविडेंड दे रहे हैं तो डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, तो इसके ऊपर का जो डिविडेंड आप पेड करते हैं ये भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, और ये उतना टफ नहीं है वैसे, सीधे ही है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल चीज़ है। फिर देखिए इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12 करोड़ वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्यों सर इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किस में जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और इन्वेस्टिंग में कैसे जाएगा सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को जोड़ करके लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा दोनों को ऐड करके लिखना है, अलग अलग ना लिखें, ठीक है, अलग अलग ना लिखें, मतलब एक जगह कैसे लिखेंगे सर, एक ही जगह आप लिख लीजिए 14.4 करोड़ चलेगा, ठीक है, ओके सर। फिर देखिए अगला ₹8 करोड़ वाज पेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, अब देखिए ये इनकम टैक्स बोल दिया लेकिन सर जी स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो इसको क्या मान लेंगे सर जी कि ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब आ जाइए अगला पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8, यहाँ पर भी है कुछ ट्रिक, तो देखिए अ न्यू प्लांट कॉस्टिंग, ठीक है, अ न्यू प्लांट कॉस्टिंग
न्यू प्लांट कॉस्टिंग 21 करोड़ वाज परचेज इन पार्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट, ठीक है। द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट वाज ₹12 करोड़ आउट ऑफ द वेंडर टू ओल्ड प्लांट, ठीक है। अब समझा देते हैं, मतलब रीड करके फ़ायदा है नहीं सर जी, मतलब समझ लीजिए। न्यू प्लांट जो आपने परचेज़ किया, उस न्यू प्लांट का कॉस्ट है 21 करोड़, ठीक है। क्या है सर? उस न्यू प्लांट का कॉस्ट है 21 करोड़, ठीक है। उसके बदले में ओल्ड प्लांट को, जो मेरे पास पुराना प्लांट था, उसको भी हमने एक्सचेंज किया, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया, जिसका बुक वैल्यू मेरे नज़र में, क्योंकि हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो मेरे नज़र में उसका वैल्यू है, बुक वैल्यू 12 करोड़, ठीक है। बट ध्यान रहे, मेरे नज़रिए गई तेल लेने, ठीक है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ ये सिर्फ बुक वैल्यू है, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि हम बेच रहे हैं वेंडर को, तो वेंडर की नज़रिया का भी सर जी मतलब है, ठीक है। हमारी नज़रिया गई तेल लेने, ओके सर, गई भैंस पानी में, ओके सर। तो देखिए, आउट ऑफ वेंडर टुक ओवर द ओल्ड प्लांट, out of the vendor took over the old plant at a value of rupees 10 करोड़ only. वैल्यू वेंडर ने उसको 10 करोड़ के बदले एक्सेप्ट किया। वेंडर की नज़र में वो जो ओल्ड प्लांट है वो 10 करोड़ है, ठीक है। तो वो बोला कि भाई हम इसको 10 करोड़ में ही मानेंगे कि हमने इसको 10 करोड़ में ख़रीदा, ठीक है। एंड द बैलेंस वॉज पेड इन कैश टू द वेंडर, रिमेनिंग बैलेंस जो भी बच रहा है वो हमने कैश में पेड किया, ठीक है। दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। क्यों सर? क्योंकि प्लांट खरीद रहे हैं, ओके। बट चेक करें कुछ, बट चेक करना पड़ेगा कि कितना पार्ट कैश का है। तो सिंपली आपको दिख भी जा रहा होगा सर, देखिए 21 करोड़ का आपने ख़रीदा, 10 करोड़ वेंडर बोला कि ठीक है, तो 10 करोड़ तो नॉन कैश आइटम है, ठीक है, क्योंकि वो तो प्लांट चेंज कर रहे हैं। तो रिमेनिंग बोल रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो 11 करोड़ रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है, यही आपने कैश में पे किया होगा। वर्किंग नोट भी है, इससे रिलेटेड टेंशन नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे, हम सब चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर सर जी कुछ फॉलोइंग बैलेंसेस वगैरह गिवन है, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, बैंक का। अब देखिए यहाँ पर सर जी फॉलोइंग बैलेंसेस गिवन है, मीन्स ये आपको हिंट है कि सर जी आपको इनका लेजर बनाना पड़ता है, ठीक है। लेजर बनाना पड़ेगा, रुपीज़ इन करोड्स, ठीक है। ओपनिंग ये जो देखिए बैंक यहाँ पर लिखा है ना सर जी, हमेशा कैश ही लिखा हुआ आपको नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। कभी कैश भी लिखा आ सकता है, कभी बैंक भी लिखा आ सकता है। तो यहाँ जो बैंक दिया हुआ है 6, यहीं ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पर सर जी देखेंगे आप, तो क्लोजिंग बैलेंस इसका मिसिंग है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आ भी जाता है, आपको तो पता ही है। बस एक ही फ़र्क हुआ कि नोट यहाँ पर आप क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये निकालना है क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस को, ठीक है। तो आप सर चेक नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही अंतर है। तो देखिए सर जी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बाई डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 को उठा करके ले आए, ठीक है। देखिए 4 वर्किंग नोट है इसमें सर जी, कुछ नहीं है, सिंपली है 4 वर्किंग नोट है। एक तो सेल्स के लिए आप आगे आपको 9 एडजस्टमेंट हम दिखाएंगे, 9 वर्किंग नोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में ही है इनडायरेक्ट मेथड में। तो यार उस क्वेश्चन के आगे ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 से बना रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ टोटल सेल्स का। देखिए वर्किंग नोट नंबर आपको दिख जाएगा, टोटल सेल्स के लिए है, टोटल परचेज के लिए है, ठीक है। फिर वर्किंग नोट नंबर रिडम्पशन डिबेंचर के लिए है, फिर न्यू प्रिंट के लिए है, बस ये 4 वर्किंग। चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 टोटल सेल्स है 135 करोड़, क्रेडिट सेल एट द रेट 40%, ठीक है। दैट इज़ 135 करोड़ का इंटू 40%, दैट इज़ 54 करोड़, ठीक है। एंड कैश सेल्स एट द रेट 60%, दैट इज़ 135 का 60% 81 करोड़। ये तो सर जी डायरेक्टली चला जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट इससे रिगार्डिंग कुछ नोट है, तो पढ़ते हैं नोट।
डेटर्स का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग गिवन है, मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको दूसरा भी हिंट है कि सर जी डेटर्स का भी आप देख सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है, कि कुछ पैसा डेटर से मिला है। डेटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है, मीन्स हिंट है कि कुछ पैसा डेटर से भी मिला है, तो डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी वजह है सर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस जब गिवन है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ डेटर से रिलेटेड लोचा है, ठीक है। तो चलिए उस सारे लोचा को देख लेते हैं आगे। डेटर्स अकाउंट, क्योंकि ये एसेट है एक तरह का तो इसका ओपनिंग बैलेंस इधर होना चाहिए, तो टू ओपनिंग बैलेंस 45 करोड़, ठीक है, गिवन है। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है तो ओपनिंग बैलेंस इधर लिखते हैं, ठीक है। फिर देखिए सर क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखने गिवन है, ठीक है, वहीं पर देख लीजिए ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है, और कुछ पता है क्या सर? क्रेडिट सेल आपको पता है, देखिए यहाँ सर जी हमने निकाला क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल किया है 54 करोड़ का, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ला के पुट कर देंगे। अब जैसे ही इसको यहाँ पर पुट करेंगे सर जी इधर आना चाहिए 99 हमको पता चला है कि हमको कैश कितना मिला डेटर से हमको कैश मिला है 49, ठीक है। यही चीज़ ज़रूरी है, हमको ये जानना था कि डेटर से हमको कितना कैश रिसीव होना है, ठीक है, कितना हो चुका है। और हमको क्योंकि ये चीज़ पता नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, तो हमने सर जी ऐसे पता कर लिया। क्योंकि भाई मुस्कुराइए, क्योंकि आप कहाँ हैं, आप सी में आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, फिर देखिए अगला पॉइंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2, टोटल परचेज है 55 करोड़, ठीक है। कैश परचेज एक तरफ, क्रेडिट परचेज अगला तरफ। कैश परचेज 20%, दैट इज 55 करोड़ का 20% 11 करोड़, ये तो डायरेक्टली चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर, ओके नो प्रॉब्लम। बट 55 करोड़ का 80% दैट इज 44 करोड़ नोट, बट इसका नोट है क्रेडिटर्स का ओपनिंग एंड, ध्यान रहे इसका नोट क्यों है सर क्रेडिट परचेज, क्योंकि क्रेडिटर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, मीन्स हिंट है कि कुछ पैसा क्रेडिटर्स को पे किए होंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए डेटर सर जी एसेट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस इधर, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है एक तरह से, तो इसका ओपनिंग बैलेंस इधर, तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है 21 करोड़ लिख दिए। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, देयरफॉर ओपनिंग इधर लिखेंगे, ठीक है सर। तो ओपनिंग बैलेंस इधर लिख दिए। अब देखिए आगे चलते हैं, मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो अदा है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस इधर लिख दिए, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिख दिए। अब देखिए क्या सर हमें ये पता है क्रेडिट सेल कितना हुआ है, यस बच्चा ये रहा पता है हमें कि क्रेडिट सेल हुआ है 44 करोड़, ठीक है सर, यस सर। तो देखिए हम क्रेडिट परचेज को उठा करके यहाँ लाएंगे, ठीक है सर, ओके। क्रेडिट परचेज को यहाँ उठा के लाएंगे और सर जी यहाँ लिखें, और जैसे ही अब देखिए तो सर जी आप अब हम इधर में इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो सर जी इतना आएगा, नियम के अकॉर्डिंग इधर इतना होना चाहिए, बट आपको दिख जाए आपका बैलेंसिंग फिगर मीन्स पेमेंट टू क्रेडिटर, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। चलिए ये तो हो गया सर। अब एक थोड़ा जनरल नॉलेज की आपको बात कर देते हैं, जो कि आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। देखिए आप फील कर रहे होंगे सर कि डेटर्स अकाउंट, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करने दीजिए ज़िंदगी में, आपको दिख रहा होगा सर कि डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट दो चीज़ें बना है। यस सर क्या मजाक कर रहे हैं सर, यस सर, बट इसमें अंतर क्या है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस इधर होता है क्योंकि वो असेट है, और क्लोजिंग बैलेंस इधर होता है क्योंकि वो असेट है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या है सर एक तरह का लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी होता है, तो इसीलिए सर इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में है, ठीक है। इसके बाद भी आप देख रहे होंगे सर कि कलेक्शन अमाउंट डेटर से जो मिला वो क्रेडिट साइड का हुआ है, और डेटर से क्योंकि आपको ये पैसा मिल रहा है, ठीक है, हमको मिला मतलब मेरे पास क्रेडिट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर सर जी ये पैसा डेबिट लिखा हुआ है, मतलब ये डेबिट हुआ, मतलब ये हमको देना पड़ा, हम दे रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास से जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद देखिए आप ये भी चीज़ सर जी फील कर सकते हैं कि क्रेडिट सेल डेटर्स में क्रेडिट सेल आता है इधर, और क्रेडिटर्स में क्रेडिट परचेज आता है इधर, ठीक है। दैट इज़ कैश परचेज होता है तो इधर आता है कैश परचेज, और इसमें अगर कैश परचेज कैश सेल्स होता है तो इधर आता है, ठीक है सर। तो ये चीज़ें भी आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। कॉन्सेप्ट नॉलेज के लिए सही है। उसके बाद देखिए आ जाइए, अब तो कुछ नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 4 देखिए 4 था रिडीम्पशन के लिए। तो रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर, टोटल रिडीम्पशन वैल्यू है 20 करोड़ प्लस 20 करोड़, यहाँ पास 20 लिखा हुआ है, इसको करोड़ कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 करोड़ लिख लीजिए। 20 करोड़ प्लस 10% दैट इज़ 22 करोड़। तो 15 करोड़ तो सर जी कह रहा है कि कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, दैट इज़ नॉन कैश आइटम है, कहीं नहीं जाएगा, काम ही खत्म। बट बैलेंसिंग फिगर ये 7 करोड़ बच रहा है, ये पेड इन कैश है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में चला जाएगा डायरेक्ट। ध्यान रहे पेड अमाउंट, पेड अमाउंट, पेड अमाउंट सीधे चल जाता है कहाँ पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है सर। ओके चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं अलग कॉन्सेप्ट पर, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 8 से बना रहे हैं। 8 नंबर याद है, न्यू प्लांट खरीदे थे उसके लिए, वर्किंग नोट नंबर 4। तो न्यू प्लांट परचेज़ किए हैं 21 करोड़ में, जिसमें से हमने पेड ओल्ड प्लांट दैट इज़ 10 करोड़। वेंडर कहा था कि 10 करोड़ ही मानेंगे, तो नॉन कैश आइटम है तो कहीं नहीं जाएगा। और रिमेनिंग अमाउंट 11 करोड़ बचा, वो बैलेंसिंग फिगर आया जो कि कैश आइटम है, तो ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। क्योंकि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्यों सर, ध्यान रहे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्यों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्यों। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बिकॉज ये डिवेंचर से रिलेटेड है, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इसलिए बिकॉज न्यू प्लांट दैट इज़ प्लांट से रिलेटेड है। तो प्लांट से रिलेटेड होने के कारण इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और डिवेंचर से रिलेटेड होने के कारण फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आप देख भी सकते हैं। ओके सर, चलिए अब करते हैं डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर गामा लिमिटेड। ये तो यार कुछ होता ही नहीं, ये तो सिर्फ समझ लीजिए एक फॉर्मेलिटी होता है बस, मेन काम वही सब है, वर्किंग नोट बनाना। पॉइंट नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश सेल्स किए हैं 60,000, कैश सेल्स से पैसा आया, ठीक है, 81 करोड़। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वर्किंग नोट नंबर 1 से लाए थे कि डेटर्स जो हमने क्रेडिट सेल किया था उस ससुरा बकलोदवा से कितना रुपया मिला, ठीक है, तो वो भी निकाल लिए थे सर, ठीक है। तो 49 करोड़ वो भी लिख दिए, दैट इज़ पैसा आया तो देयरफॉर ऐड किए, ओके। फिर कैश परचेज 20% कैश में परचेज किए, दैट इज़ 11 करोड़ तो डायरेक्टली दे दिए होंगे। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स, करेंट ईयर में क्रेडिटर को कितना कैश में पे किए वो भी हमने वर्किंग नोट 2 के थ्रू देखा, ठीक है सर, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ कुछ एक्सपेंसेस था, तो ये सारी चीज़ें से क्या हो रहा था, पैसा गया तो देयरफॉर ये चीज़ें लेस हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने लेस किया। तो ये दोनों हो गया। उसका देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 18 करोड़ का था, वो दे दिए। पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। सैलरी पे किए हैं, पैसा गया। इनकम टैक्स पेड किए, पैसा गया, ठीक है। अब देखिए सर, पहला तो कंटेंट की ये सब कैश आइटम होना चाहिए। दूसरा आइटम क्या है सर जी, बिजनेस, डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही सब थोड़ा सा सर जी फंडा है। इसके बाद आ जाइए आगे, जब आप इसको सर जी टोटल करेंगे तो आपको बैलेंसिंग मिल जाएगा 29 करोड़। अब ये 29 करोड़ को क्या कहते हैं सर जी, इस 29 करोड़ को, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है तो हम कहते हैं नेट कैश का इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14.4 करोड़, ठीक है, वो लिख दिए। पेमेंट टू वेंडर्स, ठीक है, पेमेंट टू दैट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल किए तो सर जी पैसा आया तो देयरफॉर ऐड कर दिए, ठीक है, 14.4 करोड़। फिर पेमेंट टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट दैट इज़ वर्किंग नोट नंबर 4, तो 11 करोड़ पैसा गया तो देयरफॉर लेस कर दिए, ठीक है सर, ओके। ओवरऑल देखिएगा तो सर जी 3.4 करोड़ का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ठीक है सर। क्या है सर, सिंपली पुट करते जा रहे हैं, यस, सिंपली ये फॉर्मेट पर है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही पुट होते जा रहा है, कुछ भी वैसा चीज़ नहीं है यार सोचने वाला, ठीक है।
आप कोई भी फॉर्मेट से रिलेटेड बात बताएंगे पहले सुन लीजिए। फिर इसी तरह से जी फाइनेंसिंग से रिलेटेड था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वर्किंग नोट नंबर 3, जहाँ हमने देखा कि फाइनेंसिंग से रिलेटेड डिबेंचर को कितना कैश पे किए हैं 7 करोड़, डिविडेंड कितना पे किए हैं 11.7 करोड़ अलग से दिया हुआ है, ठीक है, डिविडेंड पेड, ठीक है, और डिबेंचर इंटरेस्ट दैट इज इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर, ठीक है, रिमेनिंग डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पेड किए 1.5 करोड़ का, ये भी वहाँ पे अलग से ही दिया हुआ है एडिशनल पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है, तो वो भी लिख दिया सर। तो अब देखिए, अब इसको जो आप जोड़ेंगे तो सर जी आएगा 20.2 करोड़, ठीक है, 20.2 करोड़ आ रहा है, तो दैट इज़ ये माइनस में है, तो इस वजह से आउट बोला। अब आप टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे सर तो आ जाएगा कितना 12.2 करोड़, मतलब ये तीनों को यूज़ कर लीजिए, प्लस प्लस और ये माइनस, ठीक है, जैसे ही करेंगे सर जी देख सकते हैं हुआ भी है, आ जाएगा 12.2 करोड़। इसमें सर जी ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस गिवन है, लिख दीजिए, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18.2 करोड़ आ गया, जो कि पहले सर जी मिसिंग था, ठीक है, तो क्योंकि मिसिंग था तो इस वजह से सर जी आप यहाँ पर क्रॉस चेक नहीं कर सकते हो, बस इतना ही अंतर था, ठीक है। अब देखिए सर फॉर्मेट से रिलेटेड बता दीजिए, यस, तो सुनिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और देख सकते हैं जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था वो चीज़ें यहाँ पर सर जी लागू हो रहा है। कैसे लागू हो रहा है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ था तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग बिजनेस का काम है, कैश में सेल किए, डेटर से कलेक्ट किए, परचेज़ किए, क्रेडिटर्स को पेमेंट किए हैं, बिजनेस का एक्सपेंसेस वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, सैलरी पे किए, इनकम टैक्स पे किए, ये सब बिजनेस का डे टू डे वर्क से रिलेटेड है, डे टू डे। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा सा फील कीजिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में असेट्स वगैरह रहता है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पेमेंट टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ प्लांट खरीदे थे उसके लिए पैसा, ये सब चीज़ें कहाँ आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर आप देखिए सर जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी देख लीजिए डिवेंचर से रिलेटेड बात, डिविडेंड पेड करना है वो रिलेटेड बात, ठीक है, इंटरेस्ट पेड करना है वो सारी बातें, ठीक है। तो यार सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, बस एक ही हम आपको शायद सर जी अच्छे से नहीं बता पाए जो कि था डिविडेंड पेड, ठीक है। अब ये मैं यार ज़रा सा दिमाग से ही एकदम जस्ट आउट हो गया, पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है सर, इसको भी आपको बता देंगे, बट फिलहाल यार एकदम टेंशन की वजह से यार गायब हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बाकी सब कुछ वैसा कुछ वो भी जो है कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल वो पैसा जा रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो वैसा भी आप समझ सकते हो कि यार पैसा जा रहा है तो लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था सर जी आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन था, और इसके बाद सर जी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एग्ज़ाम टिक लेवल का क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको पीएनएल से बनाना है। तो देखते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर जी जय हिंद जय भारत।